करेंगे सियासी खबर के साथ। बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे आईएनडीआईए और एनडीए दोनों ही गठबंधन की एकता की कलई खुलने लगी है। सीटों को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स दोनों ही गठबंधन में जारी है। मुकेश सहनी इंडी गठबंधन से 60 सीट और डिप्टी सीएम की उम्मीदवारी की मांग कर चुके हैं और उधर आज लेफ्ट ने भी 45 सीट की डिमांड रख दी है। कांग्रेस ने तो पहले से ही 70 से 100 सीट मांग रखी है और ऐसे में कांग्रेस अगर 70 सीट पर भी मान जाती है तो आरजेडी के लिए बचती है महज 68 सीटें। क्या आरजेडी 68 सीट पर चुनाव लड़ेगी? तो देखिए, अभी जो जितनी सीटें इन्होंने पहले जीती थी साल 2020 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल 144 सीटों पर लड़े और जीती थी 75 सीटें। कांग्रेस ने 70 सीटों पर अपनी लड़ाई लड़ी और 19 सीटें उनके खाते में आई। वहीं अगर हम माले की बात कर लें तो 19 सीटें उन्होंने अपने पाले में रखी थी, इस पर लड़ाई लड़ी थी और 12 सीटें जीती थी। और यही जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आप ये समझ सके कि कैसे सीटों के बंटवारे को लेकर जो प्रेशर पॉलिटिक्स पार्टियों की तरफ से की जा रही है, किसमें कितना दम है, इस डेटा की वजह से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये लगभग नामुमकिन है। वैसे एनडीए गठबंधन से भी सब ठीक ठाक तो नजर आ रहा है। चिराग पासवान शाहबाद से 243 सीटों पर तैयारियों का जिक्र कर चुके हैं और उसके तुरंत बाद उपेंद्र कुशवाहा भी सामाजिक समीकरण को ख्याल रखने की सलाह दे चुके हैं। और अब जीतन राम मांझी भी चिराग पासवान पर इशारों ही इशारों में अपनी रैली में पैसे देकर लोगों को बुलाने की बड़ी बात कह चुके हैं। माना जा रहा है कि इमामगंज उपचुनाव के दौरान चिराग का वहां प्रचार नहीं करने से जीतन राम मांझी काफी नाराज थे और उसी की टीस अब निकाल रहे हैं। और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या एनडीए में भी सब ठीक नहीं है? क्या एनडीए में भी प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है और ये दबाव किस पर भारी पड़ेगा? एक राज्य, 38 जिले और 243 विधानसभा क्षेत्र। बिहार में इस साल फिर से सियासी संग्राम छिड़ने वाला है। मुख्य मुकाबला दो गठबंधन के बीच होना है, एनडीए और इंडिया। एनडीए सीट बंटवारे पर सहमति का दावा कर रहा है, पर इंडिया यानी महागठबंधन खेमे में खटपट नजर आ रही है। सीट बंटवारे के ऐलान से पहले ही मुकेश सहनी ने यह दावा कर दिया कि वो 60 सीट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। और हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पिछले मार्च में ही हमने इच्छा जाहिर किया कि पूरे राज्य में 60 सीट पर हमारी तैयारी है, जहां हम लड़ सकते हैं। हमारे पास कैंडिडेट है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल होगा। परेशानी ये है कि महागठबंधन में पहले से ही कई दल अपनी अपनी दावेदारी कर चुके हैं। कांग्रेस पहले से साफ कर चुकी है कि वो 70 से कम सीट पर राजी नहीं है। जेएमएम ने भी 12 सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। लेफ्ट की पार्टियां पिछली बार 29 सीट पर लड़ी थी, तो इस बार भी वो उससे कम पर संतोष करने वाली नहीं। यानी 171 सीट पर आरजेडी के सहयोगियों का ही दावा है। तो क्या सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी सिर्फ 72 सीट पर लड़ेगी? महागठबंधन में सीटों को लेकर जारी इस तनातनी पर सियासत भी शुरू हो गई है। और आप लोगों के आपस के इक्वेशन से सीटें हो रही हैं 400। भाई ऐसा है, बिहार की जनता के सामने अपने क्रेडेंशियल को लेके जाने से पहले आपस में तो कम से कम सच्चाई से रहें। जुबान से यह निकल नहीं पा रहा है कि हम राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। और 60 सीटों पर वीआईपी पार्टी ने दावा किया है। कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है, तो राष्ट्रीय पार्टी को भी अपना हिस्सा चाहिए। देखिए, जहां तक सीटों का सवाल है, सभी दल अपने अपने हिसाब से दावे करते हैं, लेकिन गठबंधन के अंदर जितने भी दल हैं, सभी दलों के शीर्षस्थ नेतृत्व के स्तर से मिल बैठ करके फैसले लिए जाएंगे। गठबंधन धर्म का पालन सबको करना होता है और आखिरी फैसला गठबंधन के सारे बड़े नेता मिलकर करते हैं। सीटों का बंटवारा भी गठबंधन के सारे बड़े नेता मिलजुल कर करते हैं। तो अभी हमारे गठबंधन में सीटों पर कोई आखिरी फैसला हुआ नहीं। वीआईपी का दावा खासकर कोसी
और सीमांचल क्षेत्रों में अपनी पकड़ को लेकर है, लेकिन इतने बड़े हिस्से की मांग महागठबंधन के भीतर समीकरण बिगाड़ सकती है। न्यूज 18 के लिए सीतामढ़ी से संवाददाता राकेश रंजन के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और देखिए, एनडीए में सहयोगियों के दबाव वाली राजनीति पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं है और जेडीयू पर कोई दबाव नहीं है, समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तमाम घटक दलों ने कसम खा रखी है और इसे पूरा करना है। टिकट बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी क्या जेडीयू पे प्रेशर बना रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि चूंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू सबसे ज्यादा 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। नीरज जी, क्या जेडीयू पर प्रेशर है? बाकी जो तीनों सहयोगी है जेडीयू पे प्रेशर बना रहे हैं? 2020 के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव आया और पूरे तौर पर चुनावी रणनीति में हम सफल रहे। शाहाबाद में हमारी हार हुई और मगध क्षेत्र में इसकी पीड़ा हमको है और एनडीए के गठबंधन दल में सब स्वीट है। हम लोगों ने जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन किया। तमाम दलों के घटक दल के राज्य अध्यक्ष ने संकल्प लिया, खुले मैदान में क्रिया खाया गवई भाषा में, कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है। 25 से 30 फिर से नीतीश, यानी कि जो पांचों सहयोगी दल है उनके बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष तो बगैर राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुमोदन के हो रहा था। निश्चित रूप से हर पार्टी का सांगठनिक ढांचा है। कहीं कोई आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विक्रमगंज में सभा किया, मधुबनी में किया। पांचों घटक दल शानदार और जानदार, दमदार पूरी ताकत लगाया, तो कहीं विवाद की गुंजाइश नहीं है। जेडीयू पर प्रेशर नहीं है, किसी पर कोई प्रेशर नहीं है। एकदम स्वीट है हम लोग के बीच में। और देखिए, इस पूरी खबर के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर सियासी गलियारे में जो चर्चा हो रही है वो सही है या गलत। ये प्रतिक्रिया उनसे ही ले लेते हैं। सुमित जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रेशर पॉलिटिक्स की चर्चा हो रही है। एक तरफ जीतन राम मांझी भी चिराग पासवान को खुलकर बोल रहे हैं और एक तरफ जहां बीजेपी महागठबंधन पर यह आरोप लगाते रहती है कि यहां सब कुछ गड़बड़ है, यहां कुछ भी ठीक नहीं, ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो ऐसी ही कुछ स्थिति क्या एनडीए घटक दल में भी है? देखिए, तुलनात्मक रूप से जब आप देखेंगी तो स्पष्ट रूप से पता चलता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में इतने कार्य किए कि कहीं ना कहीं पूरा बिहार एक तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा है और एनडीए परिवार एक तरीके से एक परिवार की तरह प्रत्येक स्थान पे जाकर के पंचायत स्तर पे सशक्त होकर साथ खड़ा हुआ है। इसी कारण से इंडी गठबंधन में भ्रम की स्थिति फैलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और इंडी गठबंधन में तो खुद ही नुरा कुश्ती मची हुई है, जिस कारण लेकिन सुमित जी, जो जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान की नव संकल्प महासभा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, फिर एलजेपीआरवी ने भी उस पर रिएक्शन दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि स्थानीय स्तर की बात करें या फिर दोनों ही घटक दलों की स्थिति पे बात करें, चाहे एनडीए परिवार की स्थिति पे बात करें, जब पूरी तरीके से एनडीए परिवार एक है तो कभी भी किसी भी स्थिति में अगर कोई भी बात कही जाती है उसको कहीं ना कहीं उसके पीछे जाकर देखने की आवश्यकता होती है और पूरी तरीके से जब हम एक रहते हैं तो इस पर भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास लगातार इंडी गठबंधन के द्वारा तेजस्वी यादव के द्वारा किया जाता है। लेकिन स्वयं तेजस्वी यादव की बात करें या फिर कृष्णा अल्लावरू की बात करें या फिर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की जमात के विषय में बात करें, ये स्वयं ही इनके झोले से, कृष्णा अल्लावरू के झोले से अभी तक तेजस्वी यादव का नाम निकल करके नहीं आया। और मुकेश सहनी की बात करें या फिर तेजस्वी यादव के बीच अगर अध्ययन की बात होती है तो कौन किसको हेलीकॉप्टर पर से कब धक्का दे देगा, यही होड़ मची हुई है, जिस कारण से पूरी की पूरी इंडी गठबंधन असमंजस की स्थिति में है और बार बार एनडीए के अंतर्गत पूरे बिहार में वो एक तरीके का वहम क्रिएट करना चाहते हैं। चलिए, हमारे साथ हम के प्रवक्ता भी सुमित जी जुड़ गए हैं, विजय यादव जी, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। विजय जी, ये जो आपकी पार्टी की तरफ से चिराग पासवान की जनसभा को लेकर प्रतिक्रिया दी गई, इसके पीछे क्या मकसद रहा? क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है एनडीए में? देखिए, एनडीए बिल्कुल इंटैक्ट है, कहीं कोई इफ वट नहीं है। हम लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं
टिकट बंटवारा में भी कोई दिक्कतें। श्री जीतन राम मांझी जी ने जो कहा है कि लोग मीडिया वाले या और लोग उछाल रहे हैं कि मेरे पास ये दबंगता है, ये भीड़ है, वो भीड़ है, उसी पर श्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि देखिए जिसके पास भीड़ होता है, जिसके पास जो दबंग होता है, वो अपना शक्ति को नहीं दिखाता है। लेकिन अपनी ही पार्टी, अपनी ही गठबंधन के कुनबे में किसी पार्टी के जनसभा में अगर इतनी भीड़ आती है और अभी सर पर चुनाव है, तो आपको तो खुशी होनी चाहिए कि आपके घटक दल के जो अन्य पार्टियां हैं उसकी जनसभा में इतने लोग आ रहे हैं। तो ऐसी प्रतिक्रिया क्यों देते हैं फिर? नहीं, हमने विरोध कहाँ किया, हमारे नेता ने विरोध कहाँ किया है? तो पैसे लेकर लोगों को बुलाते हैं, ये आरोप भी तो उन्होंने लगाया है। नहीं, वो तो जनरल कहा है कि जिनके पास शक्ति होता है। देखिए हम लोग की जो शक्ति थी, हम लोग बार बार दिखाने का प्रयास करते। जो गरीब के लोग आते हैं, बिना न खाना उनको देना है, वो अपना सतुआ लेकर आते हैं जी, वो बिकाऊ नहीं होते हैं। लेकिन कुछ दल में लोग बिकाऊ बनाकर सबको लाते हैं, अपना दबंगता दिखाते हैं। और कुछ लोग ये भी करते हैं कि आगे का वो वाला। लेकिन विजय जी, हमें लगता है कि अगर आपकी ही कुनबे की अगर किसी पार्टी की जनसभा में लोगों की भीड़ जुटती है तो आपको खुशी होनी चाहिए, ना कि उससे परेशानी। बहरहाल ये हमारे साथ इस वक्त आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मृत्युंजय जी, ये बताइए कि 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे बीजेपी लगा रही है, एनडीए घटक दल बार बार लगा रहा है और ये कसम खा रखी है एनडीए घटक दल ने कि इस बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही वो सामने देखना चाहते हैं और इसके लिए वो पुरजोर तरीके से मेहनत भी कर रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? तंत्र में राजनीतिक दल के नेता क्या नारा लगाते हैं ये मायने नहीं रखता, जनता क्या नारा लगा रही है। जनता की नारा लगा रही है 2025 से 30 अब नहीं चाहिए फिर से नीतीश। अब जनता रही है नारा कि 2025 अब आदरणीय नीतीश कुमार जी की राजनीति फिनिश। बिहार में बदलाव की बहार है, सुनामी है तेजस्वी यादव जी के नाम का। कहाँ ये चक्कर में पड़े पे आपस में एनडीए वाले सिर फुटबॉल कर रहे हैं। वो कह रहा है उतना सीट पर लड़ेंगे, उनको कितना सीट मिलेगा अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। पहले एनडीए में जितने घटक दल हैं वो साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। अभी तो बहुत खेल बाकी है, देखिए आगे आगे क्या क्या होता है। मृत्युंजय जी, लेकिन अगर मुकेश सहनी की बात करें तो मुकेश सहनी क्या महागठबंधन की नैया को पार लगा पाएंगे? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम मोदी जी के लिए प्राण न्यौछावर कर देंगे, प्राण दे देंगे, इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए मुकेश सहनी जी ने क्या कहा, मुकेश सहनी जी ने कहा कि निषाद भाई, मल्ला भाई के आरक्षण की बात की, तो आरक्षण की लड़ाई तो यहाँ लड़ी जा इंडिया गठबंधन में श्री तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं जी, तो वो देंगे नहीं, ना मन तेल रहेगा, ना राधा नाचेगी। मुकेश सहनी जी के कहने का तो गलत कोई अर्थ है नहीं। मुकेश सहनी जी मजबूती के साथ अति पिछड़ा, लेकिन वो तो 60 सीटों पर दावा कर रहे हैं। मृत्युंजय जी, क्या इस पर आरजेडी की सहमति है कि नहीं है? आप 60 सीट की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 243 पर लड़ेंगे। ये बात भी उन्होंने कहा कि पूरे इंडिया गठबंधन 243 सीटों पर लड़ेगा। लेकिन दावा तो उन्होंने किया कि 60 सीटों पर हमारी तैयारी है। अरे दावा तो हर लोग को करना चाहिए, हर लोगों को तैयारी 243 सीटों पर हर सहयोगी दल को करना चाहिए। चलिए, हमारे साथ एलजीपीआर के धीरेन्द्र कुमार भी फोन पर जुड़ गए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र जी, ये बताइए कि अभी जो जीतन राम मांझी की तरफ से आपकी जनसभा को लेकर प्रतिक्रिया दी गई, उस पर पहले आप अपना रिएक्शन दीजिए, फिर हम बातचीत करेंगे आपकी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर। देखिए, ये हर एक दल एनडीए गठबंधन में या विपक्ष में चुनाव का समय है, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों की सफल वहाँ पे सभा हुई है अभी शाहबाद में, और जिस तरह से युवाओं का, महिलाओं का, बिहार के किसानों का हमारे नेता के प्रति विश्वास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के माध्यम से उसका एक नमूना आरा में देखने को मिला है। इससे कुछ लोग को दर्द हो रहा है, मैं दर्द को समझ सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी
धीरेन्द्र जी, इतना किन कहना किन चाहूं- लोगों को दर्द हो रहा है, किसको दर्द हो रहा है, खोलकर बताइए। देखिए, अब आप लोगों को सब कुछ पता है। अब कुछ वरिष्ठ लोग हैं जिनको इस तरह के दर्द में होते हुए देखा गया तो ये है। दर्द आप ही लोगों क्यों ने हो रहा है, बताया। क्यों ये पीड़ा हो रही है? क्या मांझी जी के ऊपर आप देखिए- सवाल खड़े कर रहे हैं? वरिष्ठ तो वही हैं। नहीं, सवाल खड़े हमने नहीं किया है। सवाल तो खड़ा हम लोगों ने ही किया है जिन्हें दर्द हो रहा है। हम लोगों के तरफ से तो सवाल भी नहीं किया जा रहा है, सिर्फ काम किया जा रहा है जी। लेकिन कुछ लोग काम करने के बजाय सिर्फ आपस में उनके किए गए अच्छे काम पर सवाल खड़ा करते हैं। यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण चलिए, है। हम आशा करते हैं कि आप लोग तैयारियां वृहद स्तर पर करें और जैसी मेहनत आप करेंगे वैसा फल भी पाएंगे, जाहिर है। और पार्टियों की तरफ से तैयारियां भी युद्ध स्तर पर जारी है। लेकिन घटक दलों की बात करें तो बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर बिहार की सियासत इस वक्त पहुंच चुकी है। देखने वाली बात होगी कि क्या इसी प्रेशर पॉलिटिक्स के माध्यम से पार्टियां विधानसभा चुनाव में आगामी रणनीति के साथ रणभूमि में उतर पाएगी या नहीं। कितनी जीत कितनी हार किसे मिलती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पटना से बड़ी खबर आ रही है। अपराधियों का फिर से तांडव देखने को मिला है। मैनपुरा इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। एक साथ 2 लोगों को गोली मारी गई। एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आपसी विवाद में गोली मारने की आशंका। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े वारदात हुई है। बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। एक साथ 2 लोगों को गोली मार दी गई है। एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एक साथ 2 लोगों को गोली मारी गई है। आपको बता दें कि कल भी हमने आपको पूरी जानकारी दी थी कि कैसे राजधानी पटना में पिछले 48 घंटे में 2 अलग अलग गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। और एक बार फिर से राजधानी पटना से खबर आ रही है। और देखिए, इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है? एक बार फिर से राजधानी पटना गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा है। बिल्कुल सुरभि, और ये राजधानी पटना का बीचों बीच शहर वाला इलाका है, पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र का मैनपुरा इलाका। और एक साथ 2 लोगों को गोली मार दी गई यहाँ पर, और जिसमें जितेंद्र जो है उसकी मौत हो गई है, जबकि राजा जो है वो फिलहाल क्रिटिकल कंडीशन में पीएमसीएच में एडमिट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजधानी पटना में ताबड़तोड़ आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। हालांकि पुलिस की विजिबिलिटी भी दिख रही है, वाहन चेकिंग अभियान तक तरीके से, और खुद एसएसपी से लेकर आईजी तक सड़कों पर उतर रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद जो पुलिस की हनक होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है, और अपराधी जो है वो ताबड़तोड़ पटना सिटी के बाद फिर पटना पश्चिमी इलाके में पालीगंज में, और फिर पटना के बीचों बीच शहर में मैनपुरा इलाके में 2 लोगों को गोली मारना कई सवाल खड़े करता है। वाकई कई सवाल हैं संजय। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, आज पटना वासियों को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। पटना के कारगिल चौक गांधी मैदान से पीएमसीएच अशोक राजपथ होते हुए साइंस कॉलेज तक एलिवेटेड कॉरिडोर यानी 2 डबल लेन डबल डेकर का उद्घाटन होने वाला है। उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे और डबल डेकर पर गाड़ियां दौड़ने लगेंगी। इसके निर्माण से अब गांधी मैदान से इंजीनियरिंग कॉलेज मोड़ तक जाम से मुक्ति मिल जाएगी। यह बहुत बड़ी खबर है राजधानी वासियों के लिए, जो हर रोज जाम की समस्या से 2-4 होते हैं, उन्हें परेशानियां होती है। लेकिन अब इस परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि ये पहला डबल डेकर एलिवेटेड रोड है जिसका उद्घाटन आज ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। और देखिए, इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या तस्वीरें इस वक्त आप दिखा सकते हैं? बहुत ही खुशी का पल है राजधानी वासियों के लिए। हर रोज उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जाम से 2-4 होना पड़ता था, और इससे अब उन्हें निजात मिलेगा, मुक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, सीधे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। बस अब से कुछ देर के बाद, अब 10 मिनट के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पहुंचेंगे और इस डबल डेकर जो फ्लाईओवर है उसका उद्घाटन करेंगे। जाहिर सी बात है, सुबह पटना में अगर आप गांधी मैदान से अगर आपको अशोक राजपथ जाना होता है या इंजीनियरिंग कॉलेज जाना होता है, क्या जाम की स्थिति रहती है आप बखूबी समझ सकती हैं। इस वक्त हम गांधी मैदान गोलंबर पे है, कारगिल चौक के पास, और ठीक उसके बगल में इस डबल डेकर ब्रिज का निर्माण कराया गया है, जो पटना वासियों के लिए एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है, और खासकर उस इलाके के लिए जिसे गांधी मैदान से अगर किसी को पटना सिटी जाना हो या
पीएम से जाना हो या फिर कहीं भी जाना हो तो उन्हें कितना उन्हें कितनी समस्या होती थी। और यही वजह है कि तमाम समस्या को देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया, नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला किया और अशोक राजपथ में डबल डेकर जो ब्रिज है उसका उद्घाटन किया गया है और फ्लाईओवर का उद्घाटन आज 10:30 बजे हो जाएगा इसका। और इसका निर्माण होने से आप जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं बिहार के, जो प्रमुख शैक्षिक संस्थान, साइंस कॉलेज हो, पटना कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, तमाम लॉ कॉलेज हो, सब इसी रोड में पड़ता है। और अब जब ये जो डबल डेकर है फ्लाईओवर, इसका निर्माण हो गया है और अब कुछ ही मिनटों के बाद इसका जब उद्घाटन होगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या वाकई आनंद, ये बहुत ही सुखद तस्वीर है राजधानी पटना के लोगों के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी परेशानी से वो अब निजात पाने वाले। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें, हम फिर जुड़ेंगे और पूरी तस्वीर देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में भी अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार।